जी अस्सलाम वालेकुम क्लास। मेरा नाम अवैस अली है और मेरा रोल नंबर जो है ना वो 559 है। आज की जो प्रेजेंटेशन का टॉपिक है वो है एयर पोल्यूशन और इसके सोर्सेज वगैरह और डिफरेंट जो है ना वो एयर पोल्यूटेंट्स जो होते हैं उनके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि एयर पोल्यूशन क्या होती है। एयर पोल्यूशन हम कहते हैं कि इज द प्रेजेंस ऑफ केमिकल इन द एटमॉस्फेयर इन कंसंट्रेशन हाई इनफ टू हार्म ऑर्गेनिजम्स और इकोसिस्टम और आल्टर क्लाइमेट। मतलब एयर के अंदर नॉर्मल क्वांटिटी में तो जो है ना वो केमिकल मौजूद होते हैं, लेकिन अगर उन केमिकल्स की जो है ना उन पार्टिकल्स की नॉर्मल से ज़्यादा कंसंट्रेशन हो जाए, हाई कंसंट्रेशन है जो कि ऑर्गेनिजम्स के लिए इकोसिस्टम के लिए हार्मफुल हो जाए, उसको हम जो है ना उसको हम कह देते हैं कि जो है ना एयर पोल्यूशन हो गया। अब इन जो है ना वो केमिकल के बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं कि ये केमिकल कौन कौन से हो सकते हैं। सबसे पहले आया था ये हमारे पास बात करने की कि एयर पोल्यूटेंट्स क्या होते हैं। एयर पोल्यूटेंट्स कह रहा है कि इज अ मटेरियल इन एयर दैट कैन हैव एडवर्स इफेक्ट ऑन ह्यूमन एंड इकोसिस्टम। मतलब वही वाले केमिकल जिनकी कंसंट्रेशन नॉर्मल से हाई होगी या उन केमिकल्स को हम जो है ना वो एयर पोल्यूटेंट कह देंगे। वैसे नॉर्मल अगर कंसंट्रेशन पर रहेंगे तो उन्हें हम जो है ना एयर पोल्यूटेंट्स नहीं करेंगे। जाहिर सी बात है एयर पोल्यूशन तभी होगी जब उनकी कंसंट्रेशन जो है ना नॉर्मल से हाई हो जाएगी। अब ये वाले सब्सटेंस जो एयर पोल्यूटेंट्स है वो किसी भी फॉर्म में हो सकती हैं। वो सॉलिड पार्टिकल्स भी हो सकती हैं, लिक्विड ड्रॉपलेट्स भी हो सकती हैं, या गैसी जो है ना गैसियस फॉर्म में भी हो सकती हैं। अभी इनकी जो है ना हम बारी बारी आगे डिस्कस करेंगे। उसके अलावा एयर पोल्यूटेंट्स जो होते हैं अपनी वो पोल्यूटेंट्स होते हैं वो नेचुरल भी हो सकती हैं या मैन मेड भी हो सकती हैं। मतलब नेचुरली जो है ना वो थंडरस्टॉर्म वगैरह हो गया, या फॉरेस्ट फायर की वजह से भी प्रोड्यूस हो सकती हैं। और मैन मेड भी की तरह से जैसे जो है ना वो ऑटोमोबाइल से निकलने वाला जो है ना वो धुआं और डिफरेंट गैसेस वगैरह होती हैं, वो भी जो है ना वो एयर पोल्यूटेंट्स में आती हैं। तो नेचुरल और मैन मेड दोनों तरह के हो सकते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं इनकी टाइप्स, कुछ टाइप्स के बारे में कि पोल्यूटेंट्स की कौन कौन सी डिफरेंट टाइप्स हैं। पोल्यूटेंट्स को हम मेनली दो जो है ना वो टाइप्स में जो है ना डिफरेंशिएट करते हैं। पहली है हमारे पास प्राइमरी पोल्यूटेंट्स और सेकंड है हमारे पास सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स। अब प्राइमरी पोल्यूटेंट्स क्या होते हैं? प्राइमरी पोल्यूटेंट्स वो वाले केमिकल्स होते हैं जो जो है डायरेक्टली एयर में जो है ना वो इमिट हो जाते हैं। मतलब वो किसी और कंपाउंड के साथ जो है ना वो जिस जैसे ही वो सोर्स से ओरिजिन से अपने निकलते हैं वो डायरेक्ट जो है ना वो एयर में चले जाते हैं और पोल्यूशन जो है ना एयर पोल्यूशन कॉज करते हैं। इसमें एग्जांपल हमारे पास आ जाती है वोल्केनिक वोल्केनिक eruptions आ जाती हैं, जिससे हमारे पास जो है ना डिफरेंट तरह की नाइट्रोजन ऑक्साइड्स वगैरह, नाइट्रोजन की ऑक्साइड जो डिफरेंट गैसेस वगैरह निकलती है। उसके अलावा जो है ना ऐश वगैरह निकलती है, राख वगैरह निकलती है, ये भी जो है ना वो प्राइमरी पोल्यूटर्स में आती है। इसके अलावा दूसरी एग्जांपल अगर हम देखें तो उसमें कार्बन मोनोऑक्साइड गैस आ जाती है जो मोटर व्हीकल के एग्जॉस्ट में से निकलती है। सल्फर डाइऑक्साइड आ जाते हैं जो कि डिफरेंट जो ना इंडस्ट्रीज से, फैक्ट्रीज से या फैक्ट्रियल एरिया जो ना अब वहाँ से जो है ना रिफाइनरीज वगैरह से जो है ना वो रिलीज होती है। नेक्स्ट हम बात करें सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स की। सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स क्या होते हैं? अब प्राइमरी पोल्यूटेंट्स जो डायरेक्टली रिलीज होते हैं, लेकिन सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स जो क्या होते हैं कि ये डायरेक्टली एयर के अंदर जो है ना वो रिलीज नहीं होते। मतलब ये जो है ना वो अब ये कैसे बनते हैं? ये दे आर फॉर्म्ड इन द एयर व्हेन प्राइमरी पोल्यूटेंट्स रिएक्ट और इंटरेक्ट। जब प्राइमरी पोल्यूटेंट्स या तो आपस में रिएक्शन करते हैं या किसी और मटेरियल एयर के अंदर मौजूद किसी और पार्टिकल के साथ, किसी और केमिकल के साथ जब रिएक्ट करते हैं तो उसके नतीजे में जो है ना वो क्या होते हैं? सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स जो है ना वो प्रोड्यूस होते हैं। एग्जाम्पल में हमारे पास आ जाती है जी, सबसे बेस्ट एग्जाम्पल जो है वो ओजोन आ जाती है कि जो कि हाइड्रोकार्बन्स और नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स की कम्बिनेशन से, सनलाइट की मौजूदगी में इनके कम्बिनेशन से क्या होती है? हमारे पास जो है ना वो ओजोन प्रोड्यूस होती है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं कि ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से जो पोल्यूटेंट्स प्रोड्यूस होते हैं वो उनमें से जो है ना वो कौन कौन से होते हैं वो उनको हम बारी बारी एक एक करके हम डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा आ जाता है जी कार्बन डाइऑक्साइड। अब कार्बन डाइऑक्साइड जो आपको पता है वो बेसिक जो है ना वो रोल उसका होता है, आता है ग्रीन हाउस गैसेस के अंदर। ये इसलिए हम इसको हम लीडिंग पोल्यूटेंट या वर्स्ट जो है ना क्लाइमेट पोल्यूटेंट भी कहते हैं। अब कार्बन डाइऑक्साइड जो है ना वो कहाँ से रिलीज होती है? ये नेचुरली आपको पता है जो है ना ह्यूमन रिस्पिरेटरी जो है ना एक्टिविटी की वजह से ह्यूमन रिस्पिरेटरी सिस्टम से जो है ना वो हम कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करते हैं। इसके अलावा ये फॉसिल फ्यूल की जो है ना वो बर्निंग से भी जो है ना एयर के अंदर जो है ना डायरेक्टली इमिट हो सकती है। दूसरा हमारे पास आ जाता है सल्फर के ऑक्साइड। सल्फर के ऑक्साइड वो कोई भी हो सकता है, सल्फर मोनोऑक्साइड भी हो सकता है, डाइऑक्साइड भी हो सकता है। पार्टिकुलरली सल्फर के जो है कंपाउंड्स, इनका जो फार्मूला है SO2 होता है।
जो SO2 सल्फर डाइऑक्साइड है वो जो है ना वोल्केनो से और डिफरेंट इंडस्ट्रियल प्रोसेस वगैरह से जो है ना रिलीज होती है। सल्फर के बाकी ऑक्साइड भी, लेकिन हम यहाँ पे सल्फर डाइऑक्साइड की बात कर रहे हैं कि जो वोल्केनो से और दूसरे इंडस्ट्रियल प्रोसेस वगैरह से रिलीज होती है। इसके अलावा कोल और पेट्रोलियम जो है ना वो वहाँ से भी जो है ना सल्फर के डिफरेंट कंपाउंड जो है ना वो जो है ना उनकी बर्निंग से, पेट्रोलियम वगैरह की और कोल की बर्निंग से जो है ना रिलीज होती हैं, आती हैं। इसके अलावा सल्फर डाइऑक्साइड जो है ना यूजली प्रेजेंट कैटलिस्ट। इसके अलावा ये एसिड रेन के बारे में आपने सुना होगा कि एसिड रेन जो है ना वो उसकी प्रोडक्शन में भी ये हेल्प करती है। मतलब सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड ये दोनों कंबाइन होते हैं, उसके नतीजे में जो है ना वो H2SO4 बनती है और जो है ना एसिड रेन का जो है ना वो इसके अलावा वो वोलेटाइल कंपाउंड के साथ मिलती है और मिलकर जो है ना क्या करती है, एसिड रेन प्रोड्यूस कर देती है। नेक्स्ट है हमारे पास नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स। नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, डाइऑक्साइड की जो है ना कोई भी हो सकती है। नाइट्रोजन के ऑक्साइड में पार्टिकुलरली हमारे पास आ जाता है जी, हाँ जी, ये हाई टेम्परेचर कंबसन से जो है ना वो रिलीज होती हैं। और जैसा कि थंडर, उसके अलावा थंडर स्टॉर्म वगैरह आ जाते हैं, जो हमारी लाइटनिंग जिसे हम कह सकते हैं कि यहाँ के बारिश के दौरान जो लाइटनिंग होती है उसके नतीजे में जो है ना वो एयर के अंदर जो है ना ये प्रोड्यूस हो, नाइट्रोजन के ऑक्साइड प्रोड्यूस होते हैं। और इसके अलावा जो है ना सल्फर के ऑक्साइड में हमने पढ़ लिया कि ये सल्फर के नाइट्रोजन के ऑक्साइड, सल्फर के नाइट्रोजन डाइऑक्साइड सल्फर के ऑक्साइड के साथ मिलकर जो है ना वो एसिड रेन भी कॉज कर सकती है। इसके अलावा हम कार्बन मोनोऑक्साइड की अगर बात कर ले तो कार्बन मोनोऑक्साइड जो है ना ये कलरलेस, ऑडरलेस जो है ना टॉक्सिक गैस होती है, जो कैसे प्रोड्यूस होती है, नेचुरल गैस, कोल और वुड वगैरह की जो है ना वो कंबसन से जो है ना वो प्रोड्यूस हो सकती है। इसके अलावा जो है ना व्हीकल के जो है ना गाड़ी, डिफरेंट गाड़ियों वगैरह के जो है ना एग्जॉस्ट से भी जो है ना वो सल्फर मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड रिलीज होती है और इट क्रिएट्स अ स्मोक टाइप फॉर्मेशन इन द एयर दैट हैज बीन लिंक्ड टू मैनी लंग डिजीज। मतलब ये एयर में जब चली जाती है तो इसकी वजह से जो है ना वो एक तो विजन कम हो जाती है, दूसरा जो है ना वो इरिटेटिंग स्मेल जो है लंग डिजीज वगैरह कॉज कर सकती है, क्योंकि ये जो है ना वो स्मोक लाइक जो है ना वो अपीयरेंस दे देती है ये जब एयर के अंदर जाती है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्लोरोफ्लोरोकार्बन। अब क्लोरोफ्लोरोकार्बन ये ओजोन लेयर के लिए बहुत जो है ना वो हार्मफुल होती है। ये कहाँ से प्रोड्यूस सकती है? इसका जो है ना प्रोडक्शन जो है ना वो बैन है इनके जो है ना इससे रिलेटेड जिन ओरिजिन से, जिन सोर्सेज से ही निकलती है वो आजकल जो है ना वो बैन है, उनको नहीं यूज किया जाता, जो है ना करने दिए थे, लेकिन अक्सर लोग जो है ना वो यूज करते हैं। ये रिलीज कहाँ से होती है? ये हमारे एयर कंडीशंस वगैरह में और रेफ्रिजरेटर्स वगैरह में यूज से रिलीज होती है। इसके अलावा जो फोटोकॉपी मशीन वगैरह होती हैं उनसे भी ये क्या होती है, रिलीज होती है। ऑन रिलीज इनटू द एयर क्लोरोफ्लोरोकार्बन राइज इन द स्ट्रेटोफेयर। जब ये रिलीज होती है तो स्ट्रेटोफेयर में चली जाती है, वहां जाके आके दूसरी गैसेस के साथ जो है ना वो कांटेक्ट करती है, उनके साथ रिएक्शन करती है। रिएक्शन करने से जो है ना ओजोन लेयर को जो है ना वो डैमेज कर देती है, जिससे क्या होता है कि ओजोन लेयर जब डैमेज हो जाएगी तो उसमें ओजोन होल प्रोड्यूस हो जाएगा। ओजोन होल प्रोड्यूस होने की वजह से जो सनलाइट से आने वाली अल्ट्रा वायलेट रेज हैं वो डायरेक्टली जो है ना अर्थ सरफेस पर आएंगी, जो डिफरेंट जो है ना डिजीज का कॉज बनती हैं। उसके अलावा हमारे पास इफेक्ट जो है ना वो आगे जो है ना नेक्स्ट डिस्कस करेंगे हमारे साथ। उसके बाद है रेडियो एक्टिव पोल्यूटेंट्स। अब रेडियो एक्टिव पोल्यूटेंट्स में आ जाते हैं हमारे पास न्यूक्लियर एक्सप्लोसिव वगैरह हो गए, न्यूक्लियर इवेंट्स हो गया, वार एक्सप्लोसिव वगैरह हो गया, जैसे कि रिसेंटली जो है ना लिबनान में हुआ था अमोनियम नाइट्रेट का जो है ना वो हमारा अटैक अटैक हुआ था, उसकी वजह से जो है डिफरेंट गैसेस प्रोड्यूस हुई की। तो इसके अलावा नेचुरल प्रोसेस भी हो सकती है, रेडियो एक्टिव डीके ऑफ जो है ना रेडॉन का अगर रेडियो एक्टिव डीके हो जाए तो उससे भी जो है ना वो डिफरेंट तरह की जो है ना हार्मफुल गैसेज रिलीज होती हैं। इसके अलावा जो है ना रॉकेटरी साइंस, मतलब रॉकेट की जब उसकी टेक ऑफ होता है तो उसके दौरान भी डिफरेंट जो है ना गैसेज रिलीज होती हैं जो कि हार्मफुल होती है, जो कि पोल्यूटेंट के एयर पोल्यूशन का जो है ना वो कॉज होती हैं। उसके बाद हम बात कर लेते हैं सोर्सेज की। सोर्सेज में हमारे पास जो है ना वो इसके डिफरेंट सोर्सेज आते हैं। मेनली इसके चार जो है ना मेन सोर्स होते हैं एयर पोल्यूशन के। फर्स्ट है हमारा मोबाइल सोर्सेज। मोबाइल सोर्सेज में हमारे पास आ जाती है कार्स, बसेस, प्लेन और ट्रक्स और ट्रेन वगैरह जो होती हैं, जो इनकी वजह से जो है ना वो प्रोड्यूस होती है पोल्यूशन, वो इसमें आ जाती है। दूसरा है हमारे पास स्टेशनरी सोर्सेज। अब स्टेशनरी सोर्सेज में आ जाती है हमारे पास ऐसे डिफरेंट जो पावर स्टेशन होते हैं, मतलब इंडस्ट्रीज वगैरह हो गए, पावर प्लांट्स हो गए, ऑन रिफाइनरीज होगी, इंडस्ट्रियल फैसिलिटीज और फैक्ट्रीज वगैरह होगी, इनको हम कहते हैं जो स्टेशनरी सोर्सेज। इनकी वजह से जो डिफरेंट गैसेज रिलीज होती हैं जो पीछे हमने पढ़ी हैं, उनके जो कि एयर पोल्यूशन का जो है ना वो कॉज होती हैं। उसके बाद हमारे पास थर्ड जो है वो है एरिया सोर्सेज। मतलब एरिया के लिहाज से यहाँ
एरिया के लिहाज से भी जो है ना वो जो है ना एयर पोल्यूटेंट्स होते हैं, जैसे कि एग्रीकल्चर एरियाज, वहाँ पे फार्म्स वगैरह जो है ना मौजूद होती है, उनकी वजह से फार्म्स में जो है ना वो, उसके अलावा सिटीज और वुड बर्निंग फायर प्लेसेस जो होती हैं वो भी क्या करती हैं, एरिया सोर्सेज, ये सारे एरिया सोर्सेज में आ जाती हैं जो कि एयर पोल्यूशन का कॉज होते हैं। नेक्स्ट लास्ट हमारे पास है नेचुरल सोर्सेज, जैसे कि मैंने पीछे बात की थी कि पीछे बात की थी, थंडरस्टॉर्म हो गया, वोल्केनोज वगैरह हो गया, इसके अलावा विंड ब्लोन डस्ट होगी, वाइल्ड फायर्स हो गया, जैसे अमेजोन जो है ना लास्ट फ्यू मंथ अगो जो है ना वाइल्ड जो अमेजोन जंगल में जो आग लग गई थी, उसकी वजह से जो है ना बहुत सारी गैसेज जो है ना एयर के अंदर रिलीज हुई थी, जो कि एयर पोल्यूशन का कॉज हुई थी। और ये जो बेस्ट एग्जांपल है हमारे पास जो है ना नेचुरल सोर्सेज की, उसकी एंड वोल्केनोज वगैरह ये भी हमारे पास आ जाती हैं जी एयर सोर्सेज में। उसके अलावा ये एक डायग्राम है आपको जी, इसमें अच्छे तरीके से जो है ना वो कुछ चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। फर्स्ट आपके जो है ना वो लेफ्ट साइड पे आपको नजर आ रहा होगा नेचुरल सोर्सेज में। नेचुरल सोर्सेज में हमारे पास लाइटनिंग आ गया, वोल्केनोज और वाइल्ड फायर की वजह से जो है ना गैसेस डिफरेंट रिलीज होती हैं, वो डायरेक्टली जो है ना वो एयर में चली जाती हैं, आती हैं और पोल्यूशन का कॉज करती हैं। दूसरा हमारे पास आता है जी एरियाज। एरियाज में वो सिटीज की वजह से जो है ना डिफरेंट सिटीज भी हो सकती हैं, सिटीज के अंदर जो है ना वो हाँ वो मुख्तलिफ जो है ना वो व्हीकल, मोटर व्हीकल सिटीज में जो है ना डिफरेंट सोर्सेज हो सकती हैं इसके अलावा लाइफ स्टॉक्स है। मतलब एरिया टू एरिया वेरी करती है कि इसके जो है ना एयर पोल्यूटेंट्स के जो है ना कौन कौन से। उसके अलावा फर्टिलाइजर्स है, ऑयल गैसेज हैं। थर्ड हमारे पास आपको नजर आएगा स्टेशनरी, जिसमें हमारे पास इंडस्ट्रीज वगैरह आएगी, उनसे निकलने वाला धुआं, पावर प्लांट हो गया, सीवेज ट्रीटमेंट है, उनसे निकलने वाले डिफरेंट जो है ना वो गैसेस वगैरह होगी, ये सारी जो है ना एयर पोल्यूशन का कॉज करती हैं। और लास्ट वन हमारे पास है अच्छा मोबाइल है, जिनमें कार्स आ गया, ट्रक्स आ गया, बसेस वगैरह आ गया, ये सारे जो है ना वो एयर पोल्यूशन का कॉज करते हैं। जी सर। जी, वेस्ट प्रेजेंटेशन तो कंप्लीट हो गई है जी। क्लास की तरफ से कोई क्वेश्चन, क्लास में से कोई बच्चा क्वेश्चन पूछना चाहे तो पूछ सकता है। डायग्राम बहुत अच्छी है जी जो वैसे स्कट करके दी है, और पहले मैं क्लास की तरफ से तो करूँगा, क्लास पहले उनको सवाल जरूर पूछेगी, अदरवाइज फिर ये काम मुझे करना पड़ेगा। जी, आप लोगों ने गौर से सुना है कि नहीं सुना, पहले ये बता दीजिए। सुना है सर। सुना है जी, एक स्टूडेंट ने कहा जी सुना है जी, और जो बाकी क्लास। चलें जी, अब जैसे मैं कह चुका हूँ कि क्लास की तरफ से कोई क्वेश्चन, अगर क्लास कोई क्वेश्चन नहीं पूछती है तो ये क्लास का नेगेटिव इंप्रेशन शुमार किया जाएगा, क्योंकि फिर ये काम मुझे करना पड़ेगा और उसका नुकसान आप दोनों को होगा। जी, क्लास की तरफ से कोई क्वेश्चन नहीं। क्वेश्चन आने का मतलब है आपने इसको गौर से नहीं सुना, सिर्फ सुना है, गौर से नहीं सुना। याद रखिएगा, साइंस ये फिर मैंने बहुत बार कहा है, एक होता है देखना और एक होता है गौर से देखना। यही चीज़ है यहाँ पे, सुनना और फिर गौर से सुनना, ये दो चीज़ें हैं। जी वैसे तैयार हो जाएं, ये आपने पीछे आना है, इसको बिल्कुल वहाँ पे ले आएं जहाँ पे आपने सल्फर ऑक्साइड्स वाली साइड, वहाँ पे आ जाए। जी, यहाँ पे आपने पहले मिस्टेक की, सल्फर ऑक्साइड्स, जी ये वाली है। सल्फर ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, ये फिर नहीं आ रहा है, इसको बिल्कुल स्क्रीन पर सामने आना चाहिए। जहाँ पे हेडिंग था SO2 वाला, जी बिल्कुल ये वाला। जब आपने, नहीं अभी भी हेडिंग नहीं आया, हेडिंग इससे पहले वाले में था, इससे पहले स्लाइड में हेडिंग था सल्फर ऑक्साइड जी सर SOX। यही। नहीं, जी जो सर। आपने हेडिंग दिया था ना, मैं वो कह रहा हूँ, मेरे सामने वो हेडिंग नहीं आया अभी तक। सर यही हेडिंग है, एक सल्फर मिनट, ऑक्साइड की हेडिंग जो यही ये वाला, ये नीचे। मुझे ये चाहिए था, ये जो अब आप SOX, आपने सल्फर ऑक्साइड SOX यहाँ तक ठीक है, लेकिन जब आपने इसको एक्सप्लेन किया, आपने शुरू किया था इसको सल्फर मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर मोनोऑक्साइड नाम की कोई गैस दुनिया में मौजूद मेरे नॉलेज के मुताबिक नहीं है, अगर बाद में कोई पैदा हो गई हो तो ज़्यादा मसला हो सकता है। सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड, पहली फ्रैक्शन, ये लिखा ठीक हुआ है जो भी है, लेकिन जब आपने एक्सप्लेन किया तो आपने शुरू किया था सल्फर मोनोऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड। देयर इज नो सल्फर मोनोऑक्साइड नोन, एटलीस्ट नॉट टू मी। जी आगे आ जाए, अगली स्लाइड पे आ जाए। जी सर। जी बिल्कुल ये वाला।
यहाँ पे जो आपने लिखा हुआ है और जो वर्डिंग आपने इस्तेमाल की थी, इसमें कुछ गड़बड़ है। अब गड़बड़ यहाँ पे है, ये है जी वर्डिंग आपकी है, फर्दर ऑक्सीडेशन ऑफ एसिड यूजुअली इन द प्रेजेंस ऑफ द कैटलिस्ट सच एज NO2 फॉर्म H2SO4। अब ये स्टेटमेंट मुझे मशकूक लग रहा है। याद रखिए कि फर्स्ट किसी इलाके पे एक ऐसी फैक्ट्री है जो SO2 या SO3 पैदा कर रही है। जब वो SO2 SO3 पानी में जाती हैं तो वो डायरेक्टली, अगर SO2 जाएगी एयर के साथ, एयर में मौजूद पानी के साथ रिएक्ट करेगी तो वो सल्फ्यूरस एसिड बनाएगी। अगर SO3 गैस इमिट हो रही है तो वो मॉइस्चर के साथ रिएक्ट करके H2SO4 बनाएगी। ये डायरेक्टली जिस पानी में हल होने से बन जाता है, उसके लिए कैटलिस्ट की जरूरत नहीं है। जबकि ये इस आपको या तो इसका सोर्स बताएं, आपने कहाँ से देखा है, कहाँ से लिया है। जहाँ पे जो नाइट्रोजन ऑक्साइड्स होते हैं, नाइट्रोजन के डिफरेंट ऑक्साइड्स, ये भी पानी में डायरेक्टली हल होते हैं और ये हल होके नाइट्रस एसिड और नाइट्रिक एसिड बनाते हैं। अब मैंने 4 नाम लिए हैं सिर्फ, सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड ये SO2 एसिड से बनेंगे, और जबकि नाइट्रोजन के डिफरेंट ऑक्साइड जो हैं वह नाइट्रस एसिड और नाइट्रिक एसिड बनाते हैं। अगर फर्ज कीजिए एक जगह पे फैक्ट्री है जहाँ पे नाइट्रोजन ऑक्साइड पैदा हो रहे हैं, फैक्ट्री है जी नाइट्रिक एसिड पैदा करने के लिए, जो फ्यूम्स वहां से निकलेंगे वो आसपास के इलाके में इससे ड्रेन कास्ट करेंगे, जो नाइट्रिक और नाइट्रस एसिड की वजह से होगी। ऐसे ही जहाँ पे सल्फ्यूरिक एसिड पैदा हो रहा है वहाँ पे वो एसिड ड्रेन जिसमें सल्फ्यूरिक एसिड सल्फ्यूरिक एसिड होगा। इसके और भी हैं लेकिन मैंने इन 2 का जिक्र किया और ये आपके स्टेटमेंट को मैंने जी आगे चलिए अगली स्लाइड निकालें। नेक्स्ट स्लाइड। जी सर। ये ठीक है जी, आगे चले आगे चलिए। कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड में ये तो जो है ठीक है, ये जहाँ जहाँ भी इसमें एक लफ्ज बहुत इंपॉर्टेंट था जो आपने मिस किया, याद रखिए। कार्बन जी सर। मोनोऑक्साइड उस वक्त बनती है जब इनकम्प्लीट ऑक्सीजन हो रही होती है, और वो तब होती है जब ऑक्सीजन की कमी हो और किसी भी चीज को जलाया जा रहा हो। जब ऑक्सीजन की कमी में आप किसी सोर्स को जलाते हैं तो उस वक्त कार्बन मोनोऑक्साइड पैदा होती है। और इसकी एग्जांपल जो इनके अलावा जो आपने दी है, दूसरी एग्जांपल जनरेशन, हमारे पहाड़ी इलाकों में लोग बुर्स्तामारा के इलाके में सर्दी के मौसम में आम जो कोयला होता है, पत्थर का गोला इसको कहते हैं, चारकोल, उसको बंद घर के अंदर जब जलाने की कोशिश करते हैं तो वो इंतहाई खतरनाक साबित हो सकता है। कार्बन मोनोऑक्साइड हाईली टॉक्सिक है, उसकी टॉक्सिटी हीमोग्लोबिन के साथ कम्बिनेशन जैसे है जिसको मेंशन किया जाना चाहिए। जी आगे चलें अगली स्लाइड। जी जी सर। क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, ये तो ठीक है जो अपने ये एडजस्टमेंट में गड़बड़ हो गई है ये। चलें खैर, क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो हैं जी करंटली बैंड फ्रॉम यूज, नोट कीजिए अगर जिन पे बैन लगा दिया गया हुआ है लेकिन अभी भी ये इस्तेमाल हो रहे हैं। मैं इसमें फर्दर वजाहत कर दें इसकी कि इस वक्त मार्केट में अगर आपको मौका मिले कभी जाने का, जहाँ पे वो लोग जो फ्रिज और एसी का काम करते हैं उनके पास इस वक्त बहुत सी और नई गैसेस आ गई हैं जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन थी जो बहुत पहले आई थी मार्केट में, उनके खामियों की वजह से नुकसान गैस को बैन किया गया है। अब जो अवेलेबल गैसेस हैं मुख्तलिफ, वो इससे कम नुकसानदेह हैं। क्लोरोफ्लोरोकार्बन ज़्यादा नुकसानदेह हैं ये, लेकिन जो नई गैसें हैं वो ज़्यादा कॉस्टली भी हैं। जो अब नई जी गैसें सर आ गई मैंने हैं बताया था। उनकी प्राइस काफ़ी ज़्यादा है पुराने वाली गैस के मुकाबले में, लेकिन बहरहाल ये उसके मुकाबले में कम। इस पे एक पॉइंट था जो ओजोन सर लेयर वो वाला। कौन जी सर वो कौन सी गैसेस हैं ये नहीं। जी अ, बहुत सी हैं, चूंकि वो तो इतने ज़्यादा नाम है कि उनको तो ऐसे याद रखना मुश्किल है। पर उन सब गैसेस में जो उनकी बेस है वो मीथेन है। मीथेन और मीथेन से आगे ज़ाहिर ईथेन हो गए। मीथेन ईथेन ये आपके बेसिक कंपाउंड है। उसमें आप एक क्लोरीन ऐड कर दें, 2 ऐड कर दें, 3 ऐड कर दें, और ऐसे ही फर्ज कीजिए ईथेन है तो उसमें मुख्तलिफ जगहों के ऊपर फर्ज कीजिए आप 1122 टेट्राक्लोरो ईथेन। अब मैंने इसका IUPAC नेम बोला है, जबकि मार्केट में ये ज़्यादातर कमर्शियल नेम से आ रही है। और कीजिएगा मार्केट में चीज़ें अपने कमर्शियल नेम से मिलती हैं
आपने IUPAC रूल्स पढ़े हुए हैं, मैंने जस्ट एग्जांपल दी है 1122 टेट्राक्लोरो इथेन, मैंने सिर्फ एक नाम लिया है। ऐसे ही ब्यूटेन, ये 2 क्लोरोब्यूटेन से लेके 1 क्लोरो 2 क्लोरो और टेट्राक्लोरोब्यूटेन तक, ये भी मुख्तलिफ फार्मूलों के अंदर। और मैंने कहा कि चूंकि बहुत ये आपको अगर मौका मिले तो मार्केट पे जाके चेक कर लें, आपको मिल जाएंगे नाम इनके बहुत से। जी ये थे जी। जी सर। सर वो मार्केट में मतलब कैसे पता चलेगा कि वो कहाँ पे यूज कर रहे हैं हम? अगर ये जाएं भी तो कैसे पता हाँ चलेगा नहीं, हमें कि कौन ये सी मैंने गैस कहा यूज ना कर कि रहे हैं? वो तमाम लोग जो ACF फिल्म को डील कर रहे हैं, और ज़ाहिर है कि वो दुकानें जो AC के और फ्रिज के स्पेयर पार्ट बेचती हैं, खासतौर पर जो इनके स्पेयर पार्ट्स बेच रहे हैं, क्योंकि हर जी जी साल जो जिनका AC या फ्रिज होता है, साल 2 साल बाद उसकी गैस लीक हो जाती है। वो जब गैस जॉइनिंग होती है तो जब कारीगर यस को सर। बुला के लेके आते हैं, वो कारीगर जब वो जाएगा वो एक सिलेंडर लेके आता है अपने साथ। तो जहाँ से सिलेंडर में गैस भरवा के लाते हैं, वो जी वो मार्केट प्लेस है जहाँ से आपको पता चल सकता है कि वो कौन कौन सी गैसेस हैं जो कोई यूज़ हो रही है। मैंने कहा, क्योंकि जो मैंने जब चेक किया था तो उनके पास तकरीबन 15 के करीब मुख्तलिफ वैराइटीज पड़ी हुई थी, 15 के करीब डिफरेंट वैराइटीज थी। और मैंने उसकी तस्वीर बनाई थी, लेकिन वो तस्वीर, वो मेरा सबका मोबाइल जो है वो खराब हुआ, उसमें बहुत सा डेटा मेरा ज़ाया हो गया है। लेकिन बहरहाल वो चीज़ आप मार्केट से देख सकते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे आपने एक और फिर गड़बड़ कर दी जी है, ठीक है बल्कि सर। काफ़ी बड़ी गड़बड़ की है। वो अपने रेडियो एक्टिव पोल्यूटेंट्स में की है। इसमें यहाँ पे तो ठीक है, न्यूक्लियर जी एक्सप्लोजन, सर। न्यूक्लियर एक्सप्लोजन अंडरस्टूड है क्या है, न्यूक्लियर इवेंट्स ठीक है। इसमें मैंने दो तरह के अल्फाज इस्तेमाल किए थे। एक तो है एटॉमिक बम के रेफरेंस से, अगर कहीं पे एटॉमिक बम एक्सप्लोजन होता है या किया गया, जहाँ पे एटॉमिक बम की टेस्टिंग की गई, जैसे पाकिस्तान ने चाबी में किया, इंडिया ने राजस्थान यस में किया था। ये तो मिसाल है, मैंने बहुत सी मिसालें दी थी। चेरनोबिल एक्सपेरिमेंट की मिसाल आपके सामने होनी चाहिए, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट इवेंट है। हिरोशिमा यस नागासाकी अगस्त के महीने में ही, जो कि अगस्त चल रहा है अभी, 1945 में हुए। ये तो वो मिसालें होगी जो कि फ्लोमारूफ की बात है जी। जहाँ पे आपके न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हैं, वहाँ से लीकेज होती है। तो अब आपने इसमें एग्जाम्पल इस्तेमाल की है दो चीज़ें। एक एग्जाम्पल आपने दी है कि जहाँ पे वो होते हैं, आपने लेबनान का नाम लिया। लेबनान में जो अमोनियम नाइट्रेट है उसका कोई ताल्लुक नहीं है रेडिएटर के साथ। ये आपने उनका कैसे लिंक कर दिया? अमोनियम नाइट्रेट एक्सप्लोसिव सर है। वो न्यूक्लियर एक्सप्लोसिव नहीं था? नहीं नहीं, न्यूक्लियर फ्यूजन का थोड़ी होता है। अगर जितनी मिकदार में वो न्यूक्लियर एक्सप्लोसिव था, अगर अमोनियम नाइट्रेट न्यूक्लियर एक्सप्लोसिव होता तो पूरे का पूरा लेबनान गायब हो जाता, जितनी मिकदार में स्टोर किया गया हुआ था। अगर और दूसरा ये कि जो न्यूक्लियर एक्सप्लोसिव होते हैं वो ऐसे नहीं चलते हैं जैसे ये चला है। ये तो सिंपल एक्सप्लोसिव है। जो अमोनियम नाइट्रेट लेबनान में जला है, ये तो आम बारूद बनाने में इस्तेमाल होता है, इसको सिंपल बारूद कहते हैं। उसमें इस्तेमाल होता है। ये आम वाला बारूद है, हल्के वाला बारूद कह लीजिए। जो न्यूक्लियर एक्सप्लोसिव होते हैं वो ऐसे नहीं फटते हैं, वो तो और तरीकाकार होता है उसका। वो या तो एटमों के लिए फट सकते हैं या रिएक्टर में उसको यूज किया जा सकता है। और ऐसे ही आपने रॉकेट की मिसाल दी थी, जहाँ पे रॉकेट फायर किया जाता है उसमें जो गैस इस्तेमाल होती है उसका भी रेडियोएक्टिविटी से कोई ताल्लुक नहीं। जो न्यूक्लियर गैसेस, सॉरी, जो रॉकेट में गैसेस निकलती हैं उसका भी डायरेक्टली कोई ताल्लुक नहीं। ये रेडॉन की स्पेलिंग आपने कहाँ से लिया है? ये कौन, आप रेडॉन गैस की बात कर रहे हैं जो रेडियोएक्टिव एलिमेंट है, या आपके कुछ और? ये मुझे स्पेलिंग मिस्टेक लग रही है। सर गैस की रेडॉन नोबल गैस जो है वो। हाँ, इसके स्पेलिंग चेक कीजिएगा, मुझे इसके स्पेलिंग पे शक है। रेडॉन की स्पेलिंग को आपने दोबारा केमिस्ट्री में वो जो पीरियड टेबल होता है वहाँ से कंफर्म करना है, क्योंकि इसकी स्पेलिंग में मुझे डाउट है। बहरहाल जी, ये आपका जो था, हाँ जी, अब पूरी क्लास मौजूद है जी मेरे ख्याल में। ये अब मेरा क्वेश्चन क्लास से है जी। आपने नोट किया है कि मैंने वो जो प्रेपरेशन है, प्रेजेंटेशन है वैसे, मैंने उसमें कितनी चीज़ें पॉइंट आउट की हैं। और पूरी क्लास, जो कि याद रखिए, ये हमें शुक्र करना चाहिए अल्लाह का कि हमारा सिलेबस जल्दी कवर हो गया और हमें रिवीजन का मौका मिल गया। अब रिवीजन में बहुत सी चीज़ें, बहुत अच्छी चीज़ें सामने आ रही हैं, बहुत से बच्चे बहुत अच्छी तैयारी करके आ रहे हैं। आपकी क्लास ओवरऑल बहुत अच्छी क्लास है। लेकिन मैं जब ये कहता हूँ कि इसको गौर से सुने और फिर क्वेश्चन करें, तो मैं यही देखना चाहता हूँ कि आप क्या कर रहे हैं। क्योंकि याद रखिए, पेपर आपने देने हैं, पेपर मैंने नहीं देना है। अगर मैं प्रेजेंटेशन को ना भी सुनूं तो मुझे फर्क नहीं पड़ता है कोई, लेकिन आपको बहुत फर्क पड़ता है, क्योंकि ये आपके लिए रिवीजन है।
ये आपके लिए रिवीजन हो रही है, और उसमें अगर आप कोई मिस्टेक बच्चा कर देता है तो आपको इस काबिल होना चाहिए कि उसको गौर से सुने, देखें और फिर उसकी करेक्शन कर सकें। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो फिर ज़ाहिर बात ठीक नहीं होगी। चलें जी, आज ये अब क्योंकि 9:05 हो गए हैं, खाली सिर्फ 5 मिनट का टाइम बाकी है। बहरहाल ये अवैस की प्रेजेंटेशन तो कंप्लीट हो गई है जी।